Good morning, students. Today is my 8th lecture of 10th Science, and my today's topic is refraction of light. Refraction of light. Firstly, we have studied reflection. Reflection means bouncing back of light into the same medium. But today we will study another phenomena which is exhibited by light radiations. So reflection का actual mean समझो आपने ये समझना bending of light rays when they pass लिखोगे या travel ले सकते हो, travel from one medium to another medium. तो सिंपल सी हम बात करेंगे, जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये बेंड हो जाएगी। बेंडिंग सबसे पहले इसमें आप ये देखोगे कि मीडियम क्या है, हम देखेंगे इट इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, it is a transparent material through which light can travel ले सकते हो या पास। ये ऐसा मीडियम है जिससे मीडियम एक ऐसा मटेरियल है जिससे लाइट पास हो जाए, तो हम इनको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ऑप्टिकल मीडियम, दिस इज ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या है कि इट इज ए मटेरियल थ्रू विच लाइट रेज कैन पास अक्रॉस। और आपको मैं बताऊंगा द मीडियम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक बोलते हैं हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और दूसरा मैं बताऊंगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब ये समझना कि जिसकी डेंसिटी थोड़ी उससे ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो मीडियम है वो मीडियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको पता है जो लाइट आती है वैक्यूम को पास करके आती है, वैक्यूम से नीचे हमारे एटमॉस्फेयर में जब आती है तो वहां पे क्या इसको मिलता है, एयर मिलती है। इसके बाद हवा के बाद हमारे पास वाटर होता है, वाटर में केरोसिन ऑयल हो सकता है, ये अल्कोहल हो सकता है। मतलब हम ये बात करेंगे कि लिक्विड भी एक क्या है, लिक्विड में भी जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है दे आर आल्सो ए मीडियम। एंड सेकंड जो है हम सॉलिड में देखेंगे, सॉलिड में हम ये देखेंगे कि आइस देख सकते हैं, कुछ प्लास्टिक देख सकते हैं, फिर हम इसको ग्लास शीशा देख सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर सॉलिड इन नेचर बट दे आर आल्सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो समझो इससे ये जो क्या ऑप्टिकली डेंसर है, ये ऑप्टिकली डेंसर है, और ये जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ठीक है, तो हम जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो हम पढ़ रहे हैं, मीडियम के बारे में आपको मैं बताया। मीडियम का जब भी मैं नाम लूंगा आप ये समझोगे कि मीडियम कोई भी ऐसी चीज है जिसके आस पार जो है लाइट पास हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें हम ये पढ़ेंगे कि व्हाई बेंडिंग हैपन, व्हाई लाइट बेंड्स। बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू change in speed of light due to change in speed of light when it passes from one medium to another. So the simple reason of bending of light ray is that हम ये बताएंगे कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी। सपोज स्पीड का हम बात करेंगे तो लाइट की स्पीड क्या है,
लाइट की स्पीड जो है, लाइट स्पीड इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है? इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दिस इज द सेम स्पीड इन एयर आल्सो। हवा में भी इसकी स्पीड ऑलमोस्ट यही है। लेकिन जब हम वाटर में आएंगे, वाटर में जो इसकी स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम सॉलिड में लिखेंगे, आइस में लिखेंगे, या तो ग्लास में लिखेंगे, GLASS ग्लास, जो प्लेन ग्लास है, तो उसमें जो इसकी स्पीड जो है वो क्या है? ग्लास में जब देखेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So the speed of light is different in different medium. डिफरेंट मीडिया हम लेंगे तो लाइट की स्पीड भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब ऐसा क्या चीज है कि मीडियम के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से लाइट की स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है? सपोज मैं आपको ये बताऊंगा, हमारे पास जो मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमने बता दिया सपोज। तो अगर जो गैस वाला मीडियम है, जैसे एयर की बात कर दी, वाटर की बात कर दी और ग्लास की बात कर दी, so these are the three different medium. इसमें क्या होता है? the particles in gas are far away from each other, they have enough spaces between them, और इसीलिए जब भी लाइट रे आती है तो मैक्सिमम लाइट रे को बीच में इनकाउंटर करने के लिए कोई पार्टिकल मिलता ही नहीं है। तो नेचुरली जब भी when the light ray comes across the air, then it does not have any obstacle to face which is created by the molecules or particles of the air. In the second case, water में क्या होता है? There is somewhat difficulty. The molecule of water are loosely bounded together. Okay? So they have spaces in between them. हम अगर molecule water का देखेंगे या किसी liquid का देखेंगे, the intermolecular spaces are present between the molecules of water, and hence जब भी जब हवा से वाटर में जब ये लाइट पास करने के लिए जाएगी, देन इसको ऑलमोस्ट जो है इसके पास जो है थोड़ा बहुत स्पेस होता है थ्रू व्हिच द लाइट रे कैन पास अक्रॉस। सो वाटर क्रिएट्स ऑब्स्टेकल फॉर द लाइट रेडिएशंस बट नॉट द obstacles which are created by the glass, because in glass the particles are packed together on, and hence we can say there is compact arrangement. ठीक? तो जब compact arrangement होता है तो जब लाइट रे यहां से पास होने के लिए जाती है, तो जब लाइट पास होने के लिए जाती है, the particles which are present in that medium create some kind of obstacles for the light radiations, due to which its speed decreases. तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज। जैसे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पे होगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ होगी, और आप ये देखेंगे कि ये जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पे होगी। आपको मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा कि ये जैसे हमें काउंटिंग लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप देख लोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर, समझ? अगर हम लिखेंगे 2 × 10⁸, मतलब इतने मीटर जो है लाइट एक सेकंड में जाती है। तो यू कैन एस्टिमेट, आप गेस कर सकते हो कि हाउ फास्ट लाइट इज ट्रैवलिंग। तो लाइट का जो वेलोसिटी है ना, ये बहुत ज्यादा है, जितना हम सोचते हैं इससे कहीं टाइम ज्यादा है। तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि लाइट ट्रैवल्स at different speeds through different medium. This is the main reason why light bends. Okay, light ray क्यों bend होती है, यही सबसे बड़ा रीजन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट का बेंडिंग जो है होना, वो क्या, उसका क्या रूल है। सपोज मैं आपको बताऊंगा कि सपोज दिस इज ए बैरियर, यहां से नीचे जो है हमारा मीडियम सपोज वाटर है और यहां से ऊपर जो है हवा है। ओके, तो जब भी लाइट रे इस यहां से ऊपर पूरा हवा ही है, ठीक है, यहां पे एयर है और यहां से नीचे वाटर आ जाता है। ओके, व्हेन द लाइट रे reaches this surface,
ऑब्लिकली अगर इस सरफेस पे जाती है, देन इसको जाना कहां से चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था ना, बिकॉज हमने पहले पढ़ा था लाइट हैज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, तो इसको इस रास्ते से जाना चाहिए था। जिस जगह पे ये लाइट आई इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इसको नॉर्मल ड्रॉ करें, ओके, दिस इज नॉर्मल, मैं इसको नॉर्मल कहूंगा, ओके। जब नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, पहला रूल याद रखना, व्हेन दिस इज एयर, हम इसको क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम, क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम, ओके। व्हाट इज डेंसर? एयर इज रेयर मीडियम। जब यहां से लाइट रे आएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टेड रे है ये। और आपको मैं ये बताऊंगा कि रिफ्रैक्टेड रे, पहला रूल आप याद रखोगे, व्हेन लाइट रे passes from rare medium to denser medium, it will bend towards the normal. This ध्यान रखना है। पहला रूल ये क्या है? जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, तो जब बेंड होगी, वो बेंड किस तरफ होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब यहां से यहां था ना नॉर्मल, अब यहां से यहां आ गया, मतलब इतना, मतलब अंदर आ गई, जाना जिस रास्ते से जाना चाहिए था वहां से अंदर आएगी, किसकी तरफ? नॉर्मल की ओर। तो ये क्या है? हमारा नॉर्मल है। दिस इज फर्स्ट रूल। एंड सेकंड रूल जो है मैं आपको ये बताऊंगा, सपोज दिस इज द बैरियर, और यहाँ पे क्या है? वाटर है। सिंपली मैं बताऊंगा, यहाँ नीचे वाटर था, वाटर के नीचे यहाँ पे समझो एक हमारे पास फिश है, समझो, ठीक है। सपोज दिस इज ए फिश। इस मछली ने ऊपर देखना है, ओके। यहां से लाइट जो है, लाइट या तो हम ही देख रहे हैं इसको, जब लाइट पड़ेगी तो हमें मछली दिखेगी पानी में, ओके। सपोज इस जगह से ये इंसिडेंट रे, जहां से, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इस केस में ये इंसिडेंट रे थे, जब इंसिडेंट रे जिस जगह पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द नॉर्मल, ओके, दिस इज द नॉर्मल। अब देखिए, इस लाइट रे ने जाना कहां से चाहिए था? स्ट्रेट जाना चाहिए था। Actual the light has rectilinear propagation and it must have to propagate linearly on a straight path, but क्यों? Because medium is जो है different, यहाँ पे medium क्या है? Different over the surface of water. अगर नीचे पानी है, पानी से ऊपर क्या होगा? हवा। Because the medium is different, so it has to bend. तो लाइट क्या होगी? बेंड होगी। हम उसी को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन होगी यहाँ पे। तो रिफ्रैक्शन जब, अब देखिए, अब आपने ये देखना है कि डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है लाइट। कहाँ? डेंसर से आ रही है रेयर मीडियम में। देन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन इट विल गो अवे फ्रॉम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बिकॉज हमारे पास नॉर्मल यहां था ना, इधर होना चाहिए था, बट यहां से ये दूर चलेगी नॉर्मल से, तो नॉर्मल से पास नहीं आई, नॉर्मल से दूर चलेगी, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो द सेकंड रूल इज, व्हेन, आपने क्या लिखना है? व्हेन लाइट रे passes from denser medium to, हम इसको लिख सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देन it will bend away from the normal,
away from the normal, it will bend away from the normal, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड रूल, ओके। अब इसमें मैं ये बताऊंगा कि जिस जगह से रिफ्लेक्टेड रे या जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही बोलते हैं। लेकिन अनलाइक द रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। इसलिए आपको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है। रिफ्लेक्शन में आपको बोलना है कि लाइट बाउंस करके वापस आ जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, बट ट्रांसमिट होने के साथ साथ बेंड भी हो जाती है, ठीक है। दूसरा रूल मतलब आपने बताना है कि रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जैसे देखो रिफ्लेक्शन का मैं ये बताऊंगा, ये देखिए इधर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ, ठीक है, लाइक दिस, ये हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होता है, बट इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ मीडियम इज प्रेजेंट थ्रू व्हिच लाइट इज पासिंग। कैसा मीडियम है, क्या लाइटर से डेंसर है या डेंसर से रियल मीडियम है, तो हम उसी के हिसाब से एंगल, लेकिन द एंगल ऑफ इंसिडेंस will not always be equal to angle of refraction. So this is the main difference between the refraction and reflection. Okay? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, आपने सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोलना है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड कर देती है, अपना ट्रैक जो है वो चेंज कर देती है। कहां से बेंड होती है, when it encounters the surface of another medium, जब भी दूसरे मीडियम के सरफेस पे पहुंचती है तो वहां से ये बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद जो एंगल बनता है दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है विल नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऐसा होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज है, हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, यहां पे पढ़ेंगे। पहला मैं बोलूंगा द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane, सेम प्लेन पे दिखती हैं, ठीक है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रिफ्लेक्शन में सेम प्लेन क्या होता है, सेम प्लेन का मतलब यहां से ये है, इधर जाएंगे, ये सेम ही प्लेन होगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल चीज होगी, 3 डायमेंशन में नहीं होगा, ओके। सेकंड लॉ है द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन gives us the relationship between sine of angle I and sine of angle R, ठीक है। The law was firstly discovered by S.N.E. Snell in 1619 है, आई थिंक, ठीक। स्नेल ने इतने में जो है क्या किया था, ये लॉ डिस्कवर किया था, एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। ये एस बड़ा ही होगा यहाँ पे, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, which may be defined as, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, may be defined as the ratio of sine of angle of incidence I and CI
the sine of angle of refraction। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम इसको ये लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट TA and T। Okay, this is Snell's law। This is Snell's law, and it explains that sin of angle of I in sin of angle I क्या होगा? सपोज मैं आपको ये फिर से बताता हूँ, ये नीचे वाटर है, ये क्या है? एयर है, ठीक है, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो आपको पता है इंसिडेंट रे, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो इसका वाला एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस का। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये सीधा तो जाएगी नहीं, ये थोड़ा अंदर से होकर आएगी, बिकॉज डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंसर, तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो sin of I अपॉन sin of R इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हम इसमें ये बताते हैं कि स्नेल्स लॉ जो है, इसका मतलब ये है, कांस्टेंट का मतलब क्या समझते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करिए, किसी भी एंगल पे, चाहे ये अगर ये 40 एंगल पे था, आप ये 30 एंगल, आप यहाँ पे 55 एंगल पे करोगे, फिर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे वो सेम वैल्यू होगी, ठीक है। स्नेल्स लॉ ये बताता है कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल I टू द साइन ऑफ एंगल R will always be constant। Okay, so this is the outcome of Snell's law which is applicable for the refraction of। इसलिए Snell's law हमें क्या बताता है? How much bending of light have occurred। This law tells that, what does this law tell? How much bending of light ray has taken place, या has occurred भी लिख सकते हैं। ये हमें ये बताता है कि लाइट रे तो बेंड हुई, बट कितनी बेंड होगी, ठीक है। दिस इज said by this Snell's law which was discovered in 1698। ठीक, तो मेरा जो है आज लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू। आपको मैं ये बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो आप वीडियो की लेक्चर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करें, ठीक है। जब आप रोज देखोगे तब आपको एक रिदम बनेगा स्टडी का, और आप जो है, बिकॉज दिस डेज देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एंड आपको पता है कि आपको स्कूल के भी दे रहे होंगे, आसपास से भी दे रहे होंगे, बट आपको मैं यही गाइड करूंगा कि यू फोकस on a one channel and continuously watch these videos so that you can take benefits। सेकंड चीज क्या है कि जो है, अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरीज हैं, if you do have any queries regarding this chapter or topic, you can put your comments in the comment sections, or you can contact me on my number। This is 94198 80451। ठीक है, कोई भी चीज आपको डाउट्स हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, सो दैट मैं आपकी जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस कर सकूं।